नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट देखेंगे जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट की अपील को डिसमिस कर दिया जो स्टेट ने की थी अगेंस्ट एक्यूज्ड एक्विटल। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था और उसके अगेंस्ट स्टेट ने अपील करी थी, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और एक्विटल को अपहेल्ड किया। तो केस का टाइटल है दोस्तों क्रिमिनल अपील नंबर 617/2023 स्टेट वर्सेस मोहम्मद नाजिर। दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। तो पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड एज पर द केस, and then we will see relevant paras where court has analyzed the case and come to the conclusion that acquittal is rightly given by the trial court. तो केस के फैक्ट्स ये हैं दोस्तों कि केस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज दैट victim who is allegedly 13 years of age at relevant time and was studying in class 6 reported the incident to police on 5th of September 2015, informing them about the alleged act of respondent which he committed on 2nd of September 2015. यानी कि विक्टिम पुलिस को एक कंप्लेंट देती है 5 सितंबर 2015 को कि उसके साथ 2 सितंबर 2015 को एक घटना घटी और उस समय वो 13 साल की थी। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए कि 3 दिन का डिले है बिटवीन द अलेज्ड एक्ट एंड द डेट ऑफ FIR, राइट। शी रिवील्ड दैट ऑन 2nd of September 2015 शी वॉज गोइंग टू हाउस ऑफ हर मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी कि वो अपनी नानी के घर जा रही थी दिन के समय। ऑन हर वे शी मेट एक्यूज्ड whom she already knew, उसे रास्ते में एक्यूज मिला जिसे वो पहले से जानती थी। he took her to his house claiming that he would introduce her to his wife, वो उसे अपनी वाइफ से मिलाएगा ये कह के वो उसे घर ले गया अपने। और एक बार उसके घर के जब वो अंदर चली गई उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली एंड उसने ये प्रोक्लेम करना शुरू कर दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है और he started forcefully kissing her. He untied her pajami and then removed his own clothes. He made her lie on the floor and put his finger in her private part. He also tried to rape her. उसने लड़की ने उसको धक्का दिया and she came out of the house. Since the accused has threatened her not to reveal the above incident to anyone, she did not tell this to anyone. पर 5/9/2015 को she told everything to her mother, who then brought her to police station. Now this is the case of the prosecution कि 2 तारीख को वो आदमी उसे जिसको वो पहले से जानती थी वो उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसने उसके साथ जब दरवाज़ा बंद कर लिया उसके घर में घुसने के बाद और उसको ही वॉज स्टार्टेड फोर्सफुली किसिंग हर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो फिर उसने उसको धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और उसने किसी को नहीं बताया। फिर 5 तारीख को उसने अपनी मदर को बताया और मदर उसको पुलिस स्टेशन लेके गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द केस द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज दैट ही हैज़ बिन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। He stated that mother of victim was harboring a grudge against him, यानी कि उसको उससे पर्सनल खुन्नस है उस एक्यूज्ड से उसकी मदर को। क्यों है? उसने बताया कि उसने इस लड़की की फैमिली को ये बताया था कि इसकी मदर किसी के साथ जब भाग गई थी तो वो उसने उसे बताया था और उसकी माँ ने उसको कहा था जब वो वापस आ गई, वो जब किसी के साथ भाग गई थी उसके बाद जब वो वापस आ गई तो उसने एक्यूज को थ्रेटन किया था कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। एंड देयरफॉर ही हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द केस एंड ही हैज़ डिनाइड एज सच द इंसिडेंट। उसने इंसिडेंट की घटना के होने का ही
इंतज़ार, मतलब उसने घटना के होने को ही नकार दिया। ठीक है, अब तो फिर ट्रायल कोर्ट ने जो है एविडेंस अप्रिशिएट करे और एक्विटल के कंक्लूजन पे पहुंचा ट्रायल कोर्ट, राइट। अब इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोर्ट कहता है अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करते हुए, यानी जो अप्रिशिएट करें एविडेंस उसी को डिस्कस करते हुए कोर्ट कहता है द डिले इन लॉजिंग द एफआईआर इज टोटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, राइट। As per the content of FIR, victim has been allegedly threatened by accused and therefore she did not report the matter to police. However, जब ये जो लड़की कोर्ट में आई गवाही देने, in her examination in chief she nowhere deposed that accused has even threatened her. कोर्ट में उसने ऐसा नहीं बोला. It was only when prosecutor with permission of court put a specific question to her she claimed about threat in her cross examination. यानी कि जब जो चीज़ें छूट जाती हैं गवाही में, कई बार विटनेस नहीं बोलता है तो प्रोसिक्यूशन लीड करता है, और फिर लीड करने के बाद उसने बताया कि हाँ इसने मुझे थ्रेटन किया था, राइट। इफ एट ऑल शी हैज़ बीन थ्रेटन्ड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट शी वुड हरसेल्फ डिपोज द सेम इन हर एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ये हुआ थ्रेटिंग वाले पार्ट पे। उसके बाद कोर्ट कहता है एज पर द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर शी कन्फाइडेड in her mother later on and her mother brought her to police station, but in her examination in chief she claimed when she left the house of accused she talked about the said incident to one of her friend. अपनी गवाही में वो बताती है कि 2 से पहले उसने पुलिस को जो बयान दिया उसमें उसने ये बताया कि 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो बताती है कि जब मैं उसके घर से निकली, जब वो उसकी कोर्ट में गवाही होती है तो वो बताती है कि जब मैं उसके घर से निकली तो ये सब इंसिडेंट मैंने सेम डे अपनी एक फ्रेंड को बताया जिसका नाम की एम था, नेम इज विदहेल्ड, सो एम को उसने बताया, एंड हर सच फ्रेंड टोल्ड अबाउट द सेड इंसिडेंट टू हर मदर, राइट। हर सच रिवेलिएशन इज ऑब्वियसली नॉट इन consonance with the case of prosecution, as at no earlier point of time she ever claimed that she has revealed the incident to any of the friends of her. उसने कभी ये नहीं कहा प्रोसिक्यूशन के पुलिस को कि उसने अपनी फ्रेंड को भी इस चीज़ के बारे में बताया है. Be that as it may, in her examination in chief, she nowhere claimed that she has been threatened and therefore no explanation, much or less possible one, as to why FIR was not lodged promptly. तो ये जो बात मैंने कही कि 3 दिन का जो डिले था, तो कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि कोई प्रोसिक्यूशन इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. उसके बाद कोर्ट कहता है देयर इज वन मोर मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन एंड इनकंसिस्टेंसी इन हर स्टेटमेंट. वो क्या है? इन हर स्टेटमेंट मेड टू पुलिस शी नेवर क्लेम्ड दैट शी वॉज अकम्पनीड बाय एनीवन when the incident in question had taken place. But when she entered the witness box during the trial, she created a flutter by divulging that her younger sister was also with her when she was going to her नानी house. यानी कि वो कहती है कि जब मैं अपनी नानी के घर जा रही थी तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, छोटी बहन भी उसके साथ थी. And she claimed that accused met him and took them to his house. यानी कि वो कह रही है कि उसकी छोटी बहन भी उसके साथ गई थी accused के, यानी कि दोनों बहनें गई थी. On pretext that he would introduce victim to his wife, she claimed that sister was also with her throughout. She deposed that even when accused has switched off the light of his room, her younger sister remained present in the same room and accused has given some cold drink to her. Introduction of such new fact is indeed baffling and has made her version totally unconvincing. And it also does not click to the common sense that if the accused has made such malafide intention, he would bring to his house when she is accompanied by her younger sister and would be involved in such sexual assault in presence of her younger sister in same room. तो कोर्ट कहता है कि जब वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ गई है तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कॉमन सेंस से भी पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी सिस्टर के सामने, उसके सामने, यू नो, ही वुड इन्वॉल्व इन सेक्सुअल असॉल्ट
राइट। तो वो कोर्ट कहता है कि ये जो बात है इस लड़की की, ये कन्विंसिंग नहीं है। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन शी वॉज आस्क्ड whether she had revealed the fact of her sister accompanying to her police. She claimed that she had told so to police. बट उसका जब डिफेंस काउंसिल ने कन्फ्रंटेशन कराया कि, तो वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिली कि उसने बताया कोर्ट में कि मेरी सिस्टर मेरे साथ थी। तो ये उसने, डिफेंस लॉयर ने उससे पूछा क्या ये बात आपने पुलिस को बताई थी? तो वो कहती है हाँ मैंने बताई थी। बट जब वो उसको उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया, शी कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन वाई सच फैक्ट वॉज नॉट रिकॉर्डेड देयर इन। वो वहाँ क्यों नहीं है? She though claimed that the contents of her claim were not read over to her, but the same is not digestible as her statement was recorded in presence of her mother, and her mother has also countersigned such statement. यानी कि कोर्ट कहता है कि लड़की कह रही है कि उसको ये स्टेटमेंट पढ़ के नहीं सुनाया था। तो कोर्ट कहता है कि भाई ये बात डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो उसकी मदर के काउंटर साइन है उस पर, तो वो ये कैसे कह सकती है कि उसको उसको बताया नहीं था। इन हर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन शी शुक द फाउंडेशन ऑफ द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। कोर्ट कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में एक सवाल से उसने पूरा केस ही खत्म कर दिया। वो क्या था? बाय क्लेमिंग दैट शी हैड अकम्पनीड द एक्यूज्ड टू हिज हाउस वॉलंटरली, एंड ऑल्सो बाय क्लेमिंग दैट शी वाज 20 ईयर्स ऑफ एज। जब डिफेंस काउंसिल ने उसको सजेशन दिया कि तुम्हारी उम्र 20 साल है और 13 साल नहीं है जैसा कि तुमने अलेज किया है, तो उसने उस चीज़ को एडमिट किया है। तो ये जो है वो प्रोसिक्यूशन के केस के लिए डैमेजिंग है। हर एग्जामिनेशन इन कोर्ट टुक प्लेस इन ईयर 2017, विच इंडिकेट्स दैट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट शी वॉज 18 ईयर्स ऑफ एज। As regards the age of the victim, learned trial court has analyzed the entire evidence in desired manner. It noted that inconsistencies in deposition of parents of victim and came to a conclusion that there is not enough clarity with respect to the fact whether she was minor at relevant time or not. Admittedly, the prosecution has placed on record the school record where her date of birth was 18/6/2004. However, if such date of birth is to believe, she was just 11 years of age at the time of registration of FIR, whereas when the case was registered, she claimed her age to be 13 years. तो कोर्ट कहता है कि वहाँ अगर हम इसकी जो डेट ऑफ बर्थ स्कूल के रिकॉर्ड में है वो 18/6/2004 है, अगर हम उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ मानते हैं तो वो उसकी एज एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट होनी चाहिए 11 साल, लेकिन यहाँ ये क्लेम कर रही है 13 साल, तो क्लियर नहीं है व्हाट इज द एज। Moreover, her said date of birth is found entered in school record merely on the basis of affidavit given by her mother. No birth certificate or hospital record was submitted to the school at the time of admission. अब now this goes against the prosecution कि वो उसमें स्कूल के रिकॉर्ड में एफिडेविट लगा हुआ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नहीं है, और वो लड़की ने क्रॉस एग्जामिनेशन में माना है कि वो 20 साल की थी। No such record was brought before the court during the trial either. Moreover, it was not the first school which was attended by the victim, as her fathers admitted that when they were in their native village, the daughter had studied there for about 2 years. यानी कि जिस स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया है वो भी उसका फर्स्ट अटेंडेड स्कूल नहीं था। उसके फादर ने ये बताया अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में कि इस लड़की ने अपने गांव में भी 2 साल की पढ़ाई की है। सो दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्कूल अटेंडेड. नो नेसेसिटी वॉज फेल्ट of collecting any record from such a school of native village. The facts remain that during the trial the victim herself claimed that she was 20 years of age, which suggested that at the time of registration of FIR she was more than 18 years of age. तो ये अब उसकी एज कोर्ट मान रहा है कि जब उसने खुद 20 साल मानी है तो हम भी मानते हैं कि इंसिडेंट के समय उसकी एज 18 साल रही होगी.
We have also analyzed the evidence of victim and her parents and also reasoning given by the trial court in the impugned judgment, and have no hesitation in holding that trial court has evaluated the evidence in most appropriate manner. Right, blame lies on the prosecution as it failed to explain the vital aspect of the case, that is the delay in registration of FIR, contradictions and inconsistencies appearing in the testimony of victim about not providing exact clarity with respect to age. और lastly, अब कोर्ट कहता है कि prosecution has also not bothered to explain why victim has refused to undergo medical examination, यानी कि उस लड़की ने अपनी कोई इंटरनल एग्जामिनेशन भी नहीं कराई। अब कोर्ट कहता है, जो लास्ट पैराग्राफ है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इस पूरे डिस्कशन का, वी हैव सीन दैट MLC P4 over PW4 over A, which shows that when the victim was taken to AIIMS hospital for medical examination, she refused to undergo any medical examination. It is also important to mention here that in the history which she has given to concerned doctor, she has claimed that accused has touched her private part and tried to insert his finger into vagina, but the fact which she narrated to police were much more aggravating in nature, and prosecution has not bothered to explain about the inconsistency her statement. राइट, तो कोर्ट कहता है कि जब इस लड़की ने डॉक्टर को हिस्ट्री बताई अपने इंसिडेंट की, तो उसने बताया कि इसके प्राइवेट पार्ट को टच करा, उसने फिंगर इंसर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जब उसने जो पुलिस को जो वर्जन दिया उसमें उसने कहानी काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में बताई, जिससे कि केस थोड़ा सीरियस बन जाए। राइट, दीज कॉन्ट्रडिक्शन एंड इनकन्सिस्टेंसीज डू नॉट प्रोजेक्ट हर टू बी अ विटनेस ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी, यानी कोर्ट कहता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का विटनेस नहीं है, एंड देयरफॉर वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर इन द फाइंडिंग ऑफ एक्विटल. There is actually speaking nothing on record which may compel us to take a different view, and hence court come to the conclusion that acquittal given by the trial court is right. कोर्ट ने सही एक्विटल का ऑर्डर पास करा है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।